ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बातें कही थी और एक जो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। इससे पहले हमारी जो जानकारी है वो ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम एक सिंपल सिंगल लाइन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, तो अगर ये 0 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस लोगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो आप या तो इधर मूव कर सकते हो या इधर मूव कर सकते हो। तो ये एक तरह से लेफ्ट टू राइट मोशन ही यहाँ पर आप देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट रियल नंबर। या अगर आपने एक वर्टिकल एक्सिस खींची तो 0 से आप 1 2 3 4 इधर जा रहे हो, -1 -2 -3 इधर जा रहे हो, तो ये आप अप या डाउन मोशन ही देख रहे हो। बेसिकली अप एंड डाउन भी 1 डायमेंशन ही है, केवल इधर गया और इसी लाइन में सीधा आया, तो 2 तरह से मैं नहीं कहूँगा, एक ही डायमेंशन में ही आप बात कर रहे हो। तो समान रूप से क्या होता है, जो हमने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, होल नंबर और बाकी ये सब चीज़ें, ये एक तरह से 1 डायमेंशनल हिस्से पर ही आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते हैं। ये नंबर की एक दुविधा थी, एक नंबर्स की एक लिमिटेशन थी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो लिबनिज और आगे गॉस और इन सब ने, भले उसका नाम कहीं से इमेजनरी पड़ गया और कॉम्प्लेक्स पड़ गया, लेकिन ज़रा समझें, आर्गंड ने एक प्लेन की बात बताई। आर्गंड ने कहा कि आप एक प्लेन को सोचो, कार्टेशियन प्लेन जैसा ही है, जिसमें एक एक्सिस पर आप रियल नंबर्स को कंसिडर कर रहे हो और एक दूसरी एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है, उस पर आप इमेजिनरी नंबर को कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर i है, 2i है, 3i है, 4i है, 5i है, इस तरह से चल रहा है। i वाला मामला यहाँ पर चल रहा है। इवन चूंकि आपने इसको ऑलरेडी इमेजिनरी एक्सिस कह दिया है, तो बेहतर ये होगा कि चलो अब हम यहाँ पर i वाला हिस्सा हटा दें, अब हम इसको भी 1 2 3 ही कहें। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हम इमेजिनरी को कंसिडर करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, अगर आपने कहा हमारे पास एक z है 2 + 4i, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसका मतलब है रियल एक्सिस पर आपको 2 खाने जंप करना है और इमेजिनरी एक्सिस पर आपको 4 खाने जंप करने हैं। ये i का मतलब है कि आपको इस वर्टिकल वाली एक्सिस पर दौड़ना है। इस i का ये मतलब है कि ये काम रियल पे दौड़ना है, ये इमेजिनरी वाली यानी परपेंडिकुलर वाली यानी y डायरेक्शन में जो एक्सिस होती है उसके अलॉन्ग देखना है। तो आपने लिखा 2 और ये 4, ये ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हो गया 2 ऑन रियल, 4 ऑन इमेजिनरी। बस अब आप यहाँ देखो, कहीं भी आई नहीं लिख रहे हो। आप देखो ना, यहाँ आप आई लिख रहे हो ना, यहाँ तो रियल ही था, यहाँ भी आई नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इमेजिनरी कह के आई वाली बात कह दी। सो अब आपके लिए दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पूरा नंबर था, अब नंबर हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे ले रहे हैं। 2 डायमेंशनल प्लेन है, देखो एक ऐसा प्लेन जिसकी एक एक्सिस रियल है, एक एक्सिस इमेजिनरी है, और ये पूरा प्लेन का एरिया है, प्लेन का इलाका है, और आपका नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको जरा समझो, कोशिश करो, ये एक बड़ी डिस्कवरी मान सकते हैं, जहाँ हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक नंबर को एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे लिख रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी खास बात है, जो कि इससे पहले तो हमारे पास सुविधा थी ही नहीं। नंबर या तो लाइन पर ही आगे पीछे या ऊपर नीचे दौड़ते थे। पहली बार था कि ये नंबर लाइनों पर दौड़ने भागने की बजाय लाइनों के बीच में घिरे हुए जो एरिया है यहाँ पर दौड़ भाग रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट होता है, जो नंबर होता है, वो किसी प्लेन में कहीं पर प्रदर्शित होता है, ना कि किसी 1 डायमेंशनल लाइन पे कहीं प्रदर्शित होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी बहुत बड़ी खूबी भी है। एक चीज़ और आप देख रहे हो, जैसे ही 2 डायमेंशनल प्लेन आया तो मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बनाया। एरो बनाया भाई, एरो तो हमने वेक्टर के लिए बनाए हैं, एरो तो हमने वेक्टर के लिए बनाए हैं। ठीक है भाई, वेक्टर के लिए आपने एरो बनाए हैं। यहाँ भी चूंकि ओरिजिन है आपका, तो ओरिजिन से आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ता हुआ एक तीर बना दिया। हो सकता है ऐसे ही संयोग से, उत्साह के मारे मैंने इसको ऐसे तीर से दिखा दिया, लेकिन एक डाउट तो आ गया कि मामला ये एरो वाला बन सकता है प्लेन में, तो ये तो वेक्टर में होता है। तो अगर ऐसा ही है तो चलो किसी तरह के सको सुबह न रहे, जो हमने ये सोचा है कि वेक्टर जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, वेक्टर जैसा क्यों दिख रहा है, तो चलो वेक्टर कुछ नियम हम जोड़ लेते हैं। आप लोगों ने वेक्टर के बारे में वेक्टर एडिशन पढ़ा है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, वेक्टर के प्रोडक्ट देखे हैं, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट देखे, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट देखे हैं। सबसे सिंपल होता है वेक्टर का एडिशन, जो सबसे आसानी सिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि वेक्टर जब ऐड होते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ याद करो कैसा होता है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि आप कार्टेशियन सिस्टम लेते हो। खैर जो हम बात कर रहे हैं वो कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि आपने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कार्टेशियन सिस्टम में क्या हुआ कि मान लो आपके पास एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है मान लो Q, तो अब आप यहाँ पर एक वेक्टर R ऐसे डिफाइन कर सकते हो।
एक वेक्टर r ऐसे डिफाइन कर सकते हो, तो ये r होगा या p q का सम होगा। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका इसको ऐसे करने का हो सकता है कि मान लो आपके पास है वेक्टर q, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास है वेक्टर p, तो ये q ये p, यहाँ पर फिर से आप इसको ऐसे दिखा सकते हो और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r। ये भी एक तरीका है पैरेललोग्राम, मतलब ये भी एक तरीका है वेक्टर को एडिशन करने का। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका बच्चा ये है कि आपके पास एक वेक्टर है मान लो p, ठीक है, एक वेक्टर आपके पास है q। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा सोचो कि इस p को यहाँ जोड़ दो, इस p को उठा करके यहाँ ऐसे रख दो, तो आपने p को उठा करके यहाँ रख दिया और इस q को इसके टिप पे ले आओ, तो इस q को आप इसके टिप पे ले जाओ, तो ये q ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पहुँच गया, ये p ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पहुँचता मान लिया। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम में अगर आप इस चीज़ को ऐसे जोड़ दोगे तो ये जो टर्म होगा ये r हो जाएगा, और आप देख रहे हो p प्लस q ये ऐसा ही है, p प्लस क्यू जैसा ही है ये, या q प्लस p जैसा है। तो ये जो वेक्टर होता है, ये जो तीनों डायग्राम हमने देखे हैं, ये वेक्टर एडिशन के टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के वेक्टर एडिशन आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से अपनी छोटी क्लासेस में, शुरुआती क्लासेस में इसको देखा है। क्योंकि हमारा एक डाउट आ गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर इसकी चित्रकारी देख करके कि भैया ये तो कुछ वेक्टर जैसा दिख रहा है। तो रही सही अगर कुछ डाउट है तो चलो हम कुछ टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है। टेस्ट किस बात के, जो वेक्टर की तरह दिखने का डाउट है। अगर ये वेक्टर की तरह दिख ही रहे हैं, हम शक्ल हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वेक्टर एडिशन के रूल यहाँ पर दिख रहे हो। चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक 3 + 2i, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 4 + 6i। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, इनको जो हम जोड़ेंगे तो वैसे समान रूप से कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का रूल क्या है, आप रियल से रियल को जोड़ दें, इमेजिनरी से इमेजिनरी को जोड़ दें। तो 4 3 7, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 2 8, 8i यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है इस तरह से, तो इन दोनों को जोड़, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 6i, तो आप इनको जोड़ करके रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी, इस तरह से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बड़ी बात हमें तब दिखेगी जब हम इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसको चित्रकारी करेंगे। इसकी जो चित्रकारी करने के लिए हम क्या बनाएंगे, आर्गेंट प्लेन बनाएंगे। आर्गेंट प्लेन में ये रियल है और ये हमारा इमेजिनरी वाला हिस्सा है। सबसे पहले इस वेक्टर को बनाते हैं 3 + 2, तो पहले यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कर दें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कह दें। गुड। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस 3 + 2i। तो भैया 3 मतलब रियल पर, तो रियल पर हम ऐसे लाइन खींच दी, 2i, 2 यहाँ पर ये जहाँ कट कर रहा है, तो हमारे पास ये एक लाइन बन गई जो कि Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है, चूंकि ये 3, 2 यानी 3 + 2i को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा वेक्टर देखो 4 + 6, तो 4 मतलब ये और 6 मतलब ये। तो आपने ये पॉइंट बना, तो इस पॉइंट को मैच करता हुआ आपने ये बना दिया Z2, तो ये है 4 6। तो एक वेक्टर आपके पास है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 2 जिसको हमने इस एरो से डिनोट किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 6 यानी 4 + 6i जिसको हमने इस एरो से रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 7 + 8, तो 7 तो यहाँ था ही, 8 यहाँ कर दें, ये एरो बना दें, तो ये हो गया 7। तो 7 को आप यहाँ कर दो और फिर 8 को आप यहाँ कर दो, ये कट गया। अब आप इसको ऐड करो, ये ऐड करो इस तरह से, तो ये हो गया आपका 7 8। अब जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कुछ चित्रकारी हो गई है। अगर हम इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दें, इसको ऐसे उठाएं और यहाँ जोड़ दें, तो ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा। ये देखो यही चीज़ है जो पूरा उठा के पैरेलल इसी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी लिख रहा है Z2, ये हो गया Z1, और ये तो मालूम ही है Z1 + Z2 है। या अगर आप देखो इसी चीज़ को उठा के यहाँ रख दो, पैरेलल कर दो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज़ उठाओ यहाँ जोड़ दो, तो जब यहाँ जोड़ दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। आई होप यू समझ पा रहे होगे आप लोग, ये तो थोड़ा सा बोर्ड पे चौककारी हो रही है, तो ये है सब। अब देखो ये है Z1, ये है Z2 और ये हो गया Z1 + Z2। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है प्यारों, अगर इसको और ठीक तरीके से मैं बनाऊँ तो ये एक्चुअल में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है हमारा जो ये डाउट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो व्यवहार में दिखा रहे हैं, वेक्टरों की तरह से व्यवहार दिखा रहे हैं,
ये वेक्टर की तरह दिख रहे हैं, ये गलत नहीं है। ये हमारा जो सुबह था, हमारी जो ये सब था, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। सच में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये वेक्टरों की तरह से ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। ये सुनते ही मुझे बड़ा आनंद आया कि भैया मैंने तो एक बड़ी डिस्कवरी कर ली। अब आप सोचो, ये शुरू में जब आयलर लोगों को पता चला होगा तो मतलब किस लेवल का उत्साह होगा आयलर के पास, जब वो सब आर्गेंट के पास किस तरह का उत्साह होगा जब उन्होंने ये सब बताया होगा। क्योंकि एक ऐसे नंबर को मैंने खोजा है, एक ऐसे नंबर के बारे में मैंने बात की है जो है तो नंबर, बिहेव कर रहा है नंबर जैसा, लेकिन वो 2 डायमेंशनल स्पेस में दिख रहा है। जो कि इससे पहले नंबर केवल 1 डायमेंशन पे ही आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते थे। अब की बार मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस में है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना केवल 2 डायमेंशनल स्पेस में है, बल्कि साथ ही साथ इस नंबर के पास तो वेक्टरों की तरह जुड़ने का गुण है। वेक्टरों की तरह से जुड़ जाता है, जैसे वेक्टर जुड़ते हैं उस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक थिंग, मतलब गजब की बात है ये। अच्छा, और भी कुछ कर सकता है। चलो हम देखते हैं इनको गुणा करके, कि भाई जब हम गुणा करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या होगा। भाई जोड़ के देखा तो जोड़ने पर तो हमें पैरेललोग्राम का लॉ दिखा, गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल चेंज नहीं करते हैं, इन्हीं 2 नंबरों को भी हम गुणा करते हैं। गुणा, अब गुणा तो भाई जैसे मल्टीप्लाई होता वैसे होगा, रियल टू रियल, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, जैसे मल्टीप्लाई होता वैसे होगा। तो अगर आपको Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना है तो यानी आपको करना है 3 + 2i और 4 + 6i, 6 था ना, 4 + 6 था, ठीक है। तो देखो इसको करो, 3 से 4 12 और 3 से 6i तो 18i और 2 से 4 तो 8i और 2 से 6 12i² तो ये जाएगा 12i² और i² -1 होता है तो ये लग जाएगा माइनस, तो ये माइनस कैंसिल, तो 18 8 26i 26i बन गया। यानी कि जब आपने Z1 और Z2 को प्रोडक्ट लिया तो बन गया 26i। लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस, यहाँ पे हटा देते हैं, जैसे ये तो हटा दो, सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, आपने एक वेक्टर लिया था 3 + 2i, दूसरा वेक्टर लिया था 4 + 6i। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा 26i। मतलब ये केवल और केवल कहाँ पर है, ये केवल और केवल y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पर है। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26, मतलब 26 यहाँ पर है। तो दिस इज द 26, बिकॉज रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल इसी एक्सिस पर होगा। तो इसका मतलब है जब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आया जिसका रियल पार्ट 0 है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड देखो 26 है, जो कि इनमें से किसी भी इमेजिनरी पार्ट से सबसे ज़्यादा है। ह्यूज, बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, और एक चीज़ और है, अगर हम एंगल की बात देखें, अगर ये एंगल की बात देखें तो मान लो ये एंगल, मान लो अगर θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, तो जो ये एंगल होगा, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ये θ1 + θ2 होगा। आप कहोगे सर ये कैसे कह दिया कि ये एंगल θ1 + θ2 होगा। तो बच्चा ऐसा है कि ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल सही बात हूँ, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने तो एंगल की बात ही नहीं की। ये एंगल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि आगे जब आयलर फार्मूला हम देंगे, जब हम z को e⁻i⁻ के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, तब आप देखोगे कि हाँ θ1 θ2 जुड़ता है। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम एक मॉडुलाई या एक उसकी लेंथ जोड़ेंगे और एक एंगल जोड़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि गुणा कितना ऑब्वियस होता है। अभी तो थोड़ा गुणा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, उतना अच्छा इंट्यूशन नहीं आ रहा है। ये इंट्यूशन तब आएगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ द आयलर्स, वहाँ पे जीनियसनेस हम लोग वहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दे आर नॉट सम वेरी, इट इज़ नॉट लाइक, मतलब ये एक तरह से पूरी ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी खुद की एक पूरी ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई रियल में हमने एक और आई वाला टर्म जोड़ दिया, हमने रियल के साथ एक कॉम्प्लेक्स कुछ बना दिया। कॉम्प्लेक्स बनाने हमने इमेजिनरी जोड़ करके जस्ट एक इमेजिनरी जोड़ना नहीं हुआ। इट इज़ नॉट अ जस्ट काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ लाइक अ क्रिएटिंग अ होल न्यू ज्योमेट्री काइंड ऑफ थिंग। पूरा एक नया स्पेस बन जाता है। और आगे जा करके आप जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह करते हो, वेक्टर क्वांटम मैकेनिक्स के साथ काम करते हो, तो आप कहते हो कि हमने इस प्रोसेस के दौरान क्या किया, एक पूरा 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्रिएट कर दिया।
क्वांटम कंप्यूटेशन अगर आप पढ़ोगे भविष्य में, या क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हो किसी भी वजह से अपने कोर्स को समझने के लिए या फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सारी प्रॉपर्टी को वेक्टर की तरह शो कर सकते हैं, वो वेक्टर की तरह से ऐड होते हैं, वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रोटेशन भी होता है, नया वेक्टर जो आता है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो आता है वो रोटेट कर जाता है, उस रोटेशन में पहले से मौजूद जो वेक्टर हैं उनके आर्गुमेंट आपस में जुड़ते हैं। आर्गुमेंट मतलब ये एंगल को ही पुरानी भाषा में आर्गुमेंट के साथ कहा जाता था, तो उनको वो जुड़ते हैं और स्केलिंग हो रही है। बिकॉज देखो 26i कितना ऊंचा है, स्केलिंग भी हो रही है, रोटेशन भी हो रहा है। तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, एक तरह के कोऑर्डिनेट से दूसरे तरह के कोऑर्डिनेट में जाना जो होता है, इसी को हम एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हिस्सा हमने पढ़ा। एक चीज़ और है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मैथमेटिक्स कोर्स में पढ़ रहे होगे, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे या इंजीनियरिंग या आप गेट वगैरह कहीं पर भी अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहे होगे, तो क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये कोई नंबर है, तो आपके लिए जेड नंबर ये लेंथ है, ये कोई पॉइंट है 32। अगर आपको यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये मामला बड़ा रिस्की होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक नॉर्मल प्लेन है, रियल नंबर की बात करें, तो अगर ये पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, तो आप इधर से राइट हैंड साइड से देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हो, और एक छोटे से इंटरवल के अंदर आप ये चेक करते हो कि क्या हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और उसी बेसिस पर आप उसके नेबरहुड में, उस पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में आप अपनी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करते हो, और आप उसी हिसाब से आप फैसला लेते हो क्या ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अप्रोच करनी होती है, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो केवल इसी लाइन पे डिफाइन होते हैं, तो उन पे सारा हमला चूंकि लाइन के अलॉन्ग होता है, तो चाहे दाएं से हमला करो बाएं से हमला करो, दैट इज इनफ। बट इन कॉम्प्लेक्स थिंग्स बिकम नाइटमेयर, पूरा सपना ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये तो प्लेन में है। तो प्लेन में है तो इसका मतलब है कि हम इस डायरेक्शन से भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, इधर से भी चेक करेंगे, इधर से भी आके चेक करेंगे, इधर से भी आके चेक करेंगे, इधर से भी 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 चेक करेंगे, हर तरफ से हम चेक कर सकते हैं। तो सोचो यहाँ पे तो खाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कर लिया डिफरेंशियबिलिटी चेक, ओके गुड, आई एम हैप्पी। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी इन अ पर्टिकुलर रीजन। आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं है, बल्कि आपको एक डिस्क डिफाइन करनी पड़ेगी, और इस डिस्क में प्रवेश करने की जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं की तरफ से आपको यहाँ पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही फनी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हिस्सा बड़ा इंटरटेनिंग है। इफ़ यू फील मैथमेटिक्स इंटरटेनिंग, दिस इज द डिस्क्लेमर। तो अब आप खुद ही सोचो, रियल नंबर में जहाँ केवल हमला दाएं बाएं से होता था, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करते थे। बट यहाँ पर हमें डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो सभी तरह के डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। तो क्या हम हर संभव दिशा में चेक करेंगे, या हम कोई और तरीका निकालेंगे, हम कोई स्फीयर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी या स्फीयर या सर्किल ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं। दैट दिस इज द मेन क्रक्स पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर वो ये आपको कुछ अलग सा लगा, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और भी इंजॉय करोगे। और अगर आप इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, मैथ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के चेक करने के लिए वहाँ पर होते हैं। फिर यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें डिफाइन करते हैं, एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन एनालिटिसिटी हम चेक करते हैं। अब एनालिटिसिटी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए चेक करते हैं, रियल नंबर के लिए क्यों नहीं चेक करते, उसके भी अपने लॉजिक इन्हीं तरफ से ही आते हैं। तो वाई वी नीड टू चेक द एनालिटिसिटी या एनालिटिकल फंक्शन क्यों चेक करना है, ये सारे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शंस बढ़ते जाते हैं, और वो कहने को एक तरह से कठिन होता जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कठिन नहीं शब्द इस्तेमाल करा जाए, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग और बात करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, जो एक तो स्किल के लिए भी, आपकी समझने के लिए भी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग के टूल की तरह से भी आपके लिए यूजफुल है, और साथ ही साथ आपके अगर आप तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे हो, तो भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपके पास। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ हम लोग बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। हम उसका एडर फॉर्म देखेंगे, उनका पोलर फॉर्म देखेंगे, हम लोग उसके कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे, क्यों हर कॉम्प्लेक्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, इसकी बात करेंगे। हम ये भी समझना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की एग्जिस्टेंस इतनी ज़रूरत क्यों है, क्यों उसको पढ़ना जरूरी है, क्यों वो उसका होना एक नेसेसिटी है। आप नहीं डिफाइन कर सकते किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहाँ कोई नंबर हो लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना हो। कॉन्जुगेशन इज नेसेसिटी ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।